ना मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासत का जो मंजरनामा एकदम से बड़ा, इसमें हलचल और बहुत गर्मा गर्मी स्टार्ट हो गई है। 2021 का बिल्कुल इख्तिताम है और दिसंबर के सर्द तरीन मौसम में मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस ऐलान ने कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, ये एक बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन नवाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इख्तिताम इस बात पे किया कि उम्मीद करते हैं कि वो जल्द पाकिस्तान वापस होंगे। और उसके बाद से ये खबरें डेवलप करना शुरू हो गई कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, कोई डील हो गई है, कोई मुमकिन तौर पर बातचीत हो गई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी। और यहाँ तक ये खबरें, ये अफवाहें, ये चहमगोइयाँ इतनी मजबूत हो गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक इजलास में ये कहने पे मजबूर हो गए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस कैसे आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो तो मुजरिम हैं, उनकी सजा कैसे खत्म हो सकती है, वो चौथी बार वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं। यानी कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान तक ये बात करने पे मजबूर हो जाएं तो फिर इसका मतलब है कि इन खबरों में, इन अफवाहों में, इन चहमगोइयों में कहीं ना कहीं तो वजन है। लेकिन वो वजन कहाँ है? डील एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो रही है तो किस तरह हो रही है? क्योंकि नवाज शरीफ ने तो ऐलान कर दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई खुफिया किस्म के राब्ते नहीं होंगे और जो भी होंगे वो अवाम के सामने रखे जाएंगे। और अगर कोई डील, कोई बातचीत हो रही है जिसके तहत नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ थ्योरीज आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, फिर उनके केसेस खत्म हो जाएंगे, फिर उनको रिलीफ मिल जाएगा, फिर उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी थ्योरीज जो है, इनकी बुनियाद क्या है? क्या वाकई नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? क्या हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सकते हैं? चंद दिन पहले एक बयान आया था कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन आज नून लीग ने कह दिया कि जी नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो वही उम्मीदवार होंगे। सो ये कन्फ्यूजन क्यों है? और इस सारी कन्फ्यूजन के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, हुकूमत के लिए कोई खतरा है या उनके लिए कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? इन्हीं सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ बहुत सीनियर, बहुत काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत मेहरबानी कि आप नासाजियत तबीयत के बावजूद आज आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, सबसे पहला सवाल, नवाज शरीफ क्या वतन वापस आ रहे हैं? जी, वतन वापस आएंगे। टाइम का तयन वो खुद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो उनको बड़ी क्लियर एक रिपोर्ट दी हुई है कि आपकी ये 3 प्रोसीजर्स होने हैं और वो आपको करवा के जाना चाहिए। लेकिन ये फैसला कि वो कब आएंगे खुद कर सकते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो चहमगोइयां, जो मैंने सारी इस वक्त गुजारिश की कि थीरीज डेवलप हो रही हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो आ रहे हैं वापस? उस सूरत हाल में वापस आ रहे हैं? प्रैक्टिकल था आदमी, की थ्योरीज में ज्यादा यकीन नहीं रखता। प्रैक्टिकल क्या है सर नून लीग के अंदर? प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। लेकिन ये फैसला उनका है कि वो इलाज ना करवा के भी पाकिस्तान वापस आ जाएं, इलाज ना करवाएं और पाकिस्तान वापस आ जाएं। ये उनका फैसला, ये उनका फैसला। मुस्लिम लीग नून के अंदर सर डिस्कशन हो रही है नवाज शरीफ की वापसी की? नहीं, हमारा तो उनको हमेशा से ये राय रही है कि मुकम्मल इलाज करवा कर आएं। लेकिन अगर वो देखते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उनकी जरूरत है तो वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। क्या मुल्क के हालात ऐसे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की जरूरत है? ये तयन वो करेंगे। मुल्क के हालात तो जो आपके सामने हैं वो हैं, लेकिन उनका क्या रोल होगा, कब होगा, इसका तयन वही कर सकते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ बातें इस वक्त, जैसे मैंने गुजारिश की, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया कि जी कैसे वापस आ सकते हैं, वो तो मुजरिम है, जब तक उनका जुर्म खत्म ना हो जाए, सजा पूरी ना कर ले, उसके बाद वो कैसे बन सकते हैं वज़ीर आज़म? तो कहीं ना कुछ तो चल रहा है सर। देखिए, वज़ीर आज़म तो खुद कहते रहते हैं जो वापस नहीं आ रहे, अब कहते हैं वापस कैसे आएंगे। ये नवाज शरीफ साहब के फैसले हैं। सर, इमरान खान साहब ने एतराज किया कि उनकी सजा कैसे खत्म हो सकती है, क्योंकि खबरें ये भी चल रही हैं कि वो वापस आएंगे, उनको रिलीफ मिल जाएगा किसी डील के तहत। कोई डील हो रही है? डील की जरूरत नहीं है। उनकी अपील जो है वो हाई कोर्ट के अंदर हैं और किसी भी कानूनी माहिर को दिखा दें तो वो केसेस तो हैं ही नहीं। जो कन्विक्शन हुई हैं वो तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। यानी कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ मिल सकता है अनकरीब? मिल सकता है, इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि उनके केसेस की कोई हैसियत नहीं है। कितने अरसे में रिलीफ की तवक्को है? ये तो अदालतों में है, ये मैं तो तयन नहीं कर सकता, अदालत ही तयन करेगी।
لیکن آپ کسی ماہر کو دکھا دیں جو کنوکشنز ہیں. اور ایک کنوکشن پہ تو بہت بڑا سوال اٹھ گیا کہ جج کو بلیک میل کر کے کنوکشن کرائی گئی. دوسری کنوکشن پہ جو کون سے جج صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ارشد ملک کی بات کر رہے ہیں یا جی ارشد رانا شمیم والے معاملے ارشد ملک کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بڑا واضح ہے. دوسرے پہ رانا شمیم صاحب والا ایفیڈیوٹ آ گیا ہے. تو بہت ابہام ہے ان دونوں کنوکشنز کے. لیکن اس پہ بھی سوالات اٹھ جاتے ہیں نا سر. پھر وہ آگے چل کے سوالات سے کریں گے کہ وہ چیزیں پھر مسلم لیگ نون نے اپنی پیٹیشنز کے ساتھ نتھی کیوں نہیں کی. آپ لوگ پھر ارشد ملک والا معاملہ یا رانا شمیم والا ایفیڈیوٹ آپ لوگ نتھی کیوں نہیں کرتے؟ یہ نیا ایویڈنس آیا ہے, یہ بھی استعمال ہوگا جب عدالت میں اپیل جائے گی. آپ نیا ایویڈنس ڈال نہیں سکتے اپیل میں. آپ لیکن چونکہ یہ نیا ایک ایویڈنس سامنے آ گیا ہے اس پیریڈ میں, وہ بھی یہ وکیلوں پہ ہے کیسے استعمال. اس پہ آگے چل کے تفصیل سے بات کرتے ہیں. لیکن ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جب میں 20 جنوری کو لندن جا رہا ہوں اور میں نواز شریف صاحب سے کہوں گا کہ وہ ضرور واپس آئیں, میں ان کو ساتھ لے کے واپس آؤں گا, کچھ اس قسم کی انہوں نے بات کی. تو کیا جنوری, فروری, مارچ, مہنگائی مارچ سے پہلے نواز شریف کی وطن واپسی متوقع ہے؟ اس کی تشریح ایاز صادق صاحب بھی کریں گے. یہ پارٹی کی پالیسی تو نہیں ہے, لیکن ہم ٹی وی پروگرام پہ جاتے ہیں, آپ سوال کرتے ہیں, ہم جواب دے دیتے ہیں. جو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں 20 جنوری کو لندن جاؤں گا, ان کو واپس آنے پہ راضی کروں گا, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. پارٹی پالیسی نہیں ہے, ان کی رائے ہے. اس کی تشریح وہ خود ہی کر سکتے ہیں. پارٹی سمجھتی ہے کہ نواز شریف کو آنا چاہیے یا ان کو علاج کروا کر ہی آنا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علاج کروا کے آنا چاہیے. پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے, لیکن اگر وہ حالات دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کی ضرورت ہے تو وہ آ جائیں گے. یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے. اور واپس آ کر جیل بھی جائیں گے؟ جی جیل جائیں گے, پہلے بھی گئے تھے. اس کے لیے اب نواز شریف تیار ہیں؟ ہمیشہ سے تیار ہیں. اب بھول جاتے ہیں کہ 2018 میں الیکشن کے دوران تاریخ پیچھے کر کے کنوکشن کرائی گئی تھی. اب ذرا تاریخ کو بھول جاتے ہیں. تو اس وقت لندن تھے اور اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر جیل چلے گئے تھے. اس وقت کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ ویسے خبریں تو یہی ہیں. بات چیت مجھے کسی بات چیت کا علم نہیں ہے. بات چیت جو بھی ہے وہ عوام کے سامنے. سر سیاستدان تو بات چیت کرتے رہتے ہیں نا, ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ بالکل دروازے بند کر دیں گے. اس کا مجھے نالج نہیں ہے, لیکن ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں. مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو بات چیت ہوگی عوام کے سامنے ہوگی. چھپ کر ہمیں نہ اقتدار چاہیے, نہ ہمیں مفاد چاہیے, نہ ہم کسی فائدے کی بات کرتے ہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو اور ملک کے معاملات آگے چلیں. سر اس وقت ویسے جو ہمارے پاس خبریں ہیں, آپ اس کو ڈینائی کر دیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیں, لیکن خبر یہی ہے کہ نون لیگ کی بات چیت چل رہی ہے بیہائنڈ دا ڈورز. پھر آپ مجھ سے بہتر رابطے چل رہے ہیں سر. میں نون لیگ کے اندر ہوں اور مجھے اس کا علم نہیں ہے. سر آپ ایڈمٹ تو کر لینا کہ کہیں نہ کہیں بات چیت, بری بات تو نہیں ہے بات چیت کرنے میں جس بات کو مجھے علم نہیں ہے میں کیسے ایڈمٹ کر لوں. میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی بات چیت نہیں ہے. حکومت کو کوئی سرپرائز مل سکتا ہے, حکومت کے لیے کوئی خطرہ کریٹ ہو سکتا ہے نواز شریف کی واپسی؟ پاکستان کو جو سرپرائز دے رہی ہے اس کے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. روز ایک سرپرائز آتا ہے, منی بجٹ آ رہے ہیں. ملک کے اندر جو تباہی ہو چکی ہے معیشت کی, ملک کی معاملات کی جو تباہی ہو چکی ہے, یہ تو اب الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے. منی بجٹ پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا جو کہ بہت مشہور ہوا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف ہیں. آپ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آج میں نے ایک دفعہ نہیں کہا, میں آپ کے پروگرام پہ بھی کہہ چکا ہوں. جی میرے پروگرام میں بھی میں کاشف باسی صاحب کے پروگرام میں 6 مہینے پہلے کہہ چکا ہوں. میں کوئی 10 پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ چیز کوئی بحث اس پہ آج تک پارٹی کے اندر نہیں ہوئی. لیکن ایک پارٹی کے جو بھی صدر ہوتے ہیں عمومی طور پر وہی امیدوار ہوتے ہیں وزارت عظمیٰ کے. لیکن یہ فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب الیکشن ہو چکتے ہیں, سیٹوں کو دیکھا جاتا ہے, سیاسی حالات کو دیکھا جاتا ہے, کولیشنز کیا بنیں گی ان کو دیکھا جاتا ہے, پھر وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. آج یہ ڈسکشن میں یہ معاملہ نہیں ہے. آج بھی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ جی آج پوچھیں گے عمومی طور پر پارٹی کا صدر ہی ہوتا ہے, وہی کیمپین کو لیڈ کرتا ہے, وہی پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے. لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے ہمیشہ الیکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے. سر رانا ثناء اللہ نے آج کہا کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف ہی ہوں گے اور وہی پاکستان واپس آ رہے ہیں. بالکل یہ بات بھی درست ہے. لیکن اس نواز شریف صاحب تاحیات نااہلی کی ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی تو کھڑی ہے. جی اس کی پٹیشن بھی عدالت میں گئی ہوئی ہے. سپریم کورٹ تاحیات نااہلی آپ ایک کامے کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تاحیات نااہلی پہ سپریم کورٹ ریویو کر سکتی؟ بالکل ریویو کرنا پڑے گا. یہ چیزیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں. ریویو کرنا پڑے گا. جی یہ سب چیزیں ریویو ہوئی ہیں ماضی میں. ہم نے پاکستان میں ایسے بڑے کھیل کھیلے ہیں. یہ کھیل ہمیشہ درست کیے جاتے ہیں. 2008 کے انتخابات سے پہلے بھی نواز شریف اور شہباز شریف دونوں نااہل تھے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن سے قبل جو ہے یہ ہم شوق پورے کرتے رہتے ہیں, کسی کو نااہل کرتے ہیں. یہ بڑا پاکستان جب سے بنا ہے تو ایک پوڈا ہوا تھا, پھر ایک پروڈا ہوا, پھر ایک ایبڈو ہوا, پھر نااہلیاں ہوئیں,
یہ معاملہ یہ سب کچھ کڑیوں کا حصہ ہے. تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے؟ یہ تو قانون کہتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں, قانون کہتا ہے. سر مجھے رہنمائی فرمائیں گے کون سا قانون کہتا ہے کہ نااہلی آپ کی ختم ہو اپیل, سکتی اگر ہے؟ آپ کی اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے ایوکشن کے خلاف تو بات ختم ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کسی وکیل کو دکھا دیں, میری بات پہ نہ یقین کریں, کسی وکیل کو دکھا دیں. میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ نہیں, قانون میری ساز- رائے یہی ہے کہ ان کیسز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون بھی آخر ہے نا ملک میں. میں یہ کہتا ہوں یہ 2 ججمنٹس ہیں نا, یہ دونوں وکیل ججمنٹ پڑھ کے سنا دیں. ایک تو فوت ہو گئے, جی. ایک زندہ ہے, وہ ججمنٹ پڑھ کے سنا دیں. یہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, کس کی لکھی ہوئی؟ جس کی بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر جب آپ یہ کہہ میں- سر یہ بہت بڑی بات آپ کہتے ہیں, جی. جب آپ کہتے ہیں کہ ججز کی ججمنٹ ان کی اپنی لکھی جی, ہوئی نہیں ہے جی. تو پھر کس کی لکھی ہوئی؟ وہ آپ سر کو یہ پتا, وہ آپ تاریخ بتائے گی آپ کو. سر یہ عدلیہ پہ بہت بڑا الزام میں یہ ثابت ہو تاریخ سکتا ہے. آپ کو بتائے بطور گی. سابق وزیر اعظم آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں سابق اعظم نہیں کہہ رہا, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, اور آپ کے سامنے ارشد ملک صاحب کہہ کے گئے ہیں, وہ کہہ کے گئے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں, ارشد ملک صاحب کہہ کے گئے ہیں. اور یہ بھی سارے کہیں گے. بھٹو کے 5 جج تھے, 5-6 مرنے سے پہلے کہہ کر گئے تھے کہ ہم نے دباؤ کے تحت ججمنٹ لکھی ہے. جی. وہ سپریم کورٹ کے جج تھے. یہ تو لوور جوڈیشری ہے. سر پیپلز پارٹی کا ذکر ہو گیا تو اس وقت حالات کی اگر ریڈنگ لی جائے تو لگتا یہ ہے بظاہر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی ریس لگی ہے کہ اگلی باری کس کی ہے, اگلی بار پیا من کون بھائے گا. تو یہ کیا ایسی صورتحال ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی کوششیں جاری ہیں؟ دیکھیں, یہ باریاں نہیں ہوتی, عوام فیصلہ کرتے ہیں. تو جو عوام الیکشن میں فیصلہ کریں گے اسی کو حکومت ملے گی. اس دفعہ کیا اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت گرانے کے چانسز کتنے ہیں, خاص طور پر مہنگائی مارچ کے بعد سے؟ پھر میں اگلا سوال اس کے بعد دہراتی ہوں, کتنے دیکھیں, چانسز حکومت ہیں؟ جس دن حکومت کی بیساکھیاں ہٹا دی گئیں, حکومت سے ہاتھ ہٹا دیا گیا, کس کا ہاتھ؟ کس کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. یہ بہت حکومت اچھی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ لائی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ الیکشن چوری ہوا, اسٹیبلشمنٹ لائی ہے, آج بھی بیساکھیاں موجود ہیں. آج بھی موجود ہیں؟ جی. اس کی جو اس کا اپنے آخری جو اگزامپل تھی وہ جوائنٹ سٹنگ تھی, جہاں پر 1 نہیں 2 نہیں 10 لوگوں نے بتایا ہے ہمیں ہمارے منہ پر EVM والے جوائنٹ سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹیلی فونوں پر ہم یہاں آئے, ہم نہیں آ رہے تھے. تو جب یہ مداخلت ہوگی غیر آئینی نظام کے اندر تو پھر اس میں ایک آئینی قدم جو عدم اعتماد ہے وہ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو جب ایک کلیئر نظام ہوگا, آئین کے مطابق چل رہا ہوگا, تو عدم اعتماد ہو جائے گا. ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی, میں آپ کو بتا دوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نظام غیر آئینی ہے؟ کیوں نظام غیر آئینی ہے, اس کے اندر مداخلت ہے. کیونکہ خبریں ایسی ہیں کہ آصف زرداری نے ڈیرے اسلام آباد میں اس لیے ڈال رکھے ہیں کہ وہ اسپیکر اور چیئرمین کے خلاف جو ہے عدم اعتماد سے آغاز کرنا چاہتے ہیں. کیا نون لیگ اس میں ساتھ ہوگی؟ پتہ نہیں, ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. اگر یہ شوق پورا کر لیں, ہم تو کہتے ہیں شوق پورا کر لیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا نون لیگ یہ ساتھ مشاورت سے ہوتا ہے نا, وہ خود نہیں کر سکتے. لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ تحریک عدم اعتماد اس غیر آئینی نظام میں کامیاب نہیں ہو جی سکتی. نہیں ہو سکتی. یہ میری رائے ہے. جب نظام آئین کے مطابق ہو جائے گا, جب بیساکھیاں ہٹ جائیں گی, عدم اعتماد آپ کو کچھ کرنے خود ہی ہو جائے گا. تو پھر طریقہ کیا ہوگا اس غیر آئینی نظام کو ہٹانے کا؟ آپ کے نزدیک طریقہ کیا ہے سر؟ کہ 2023 کے عام بیساکھیاں ہٹا دی جائیں, عوام کا فیصلہ ہو. 2023 کا انتخابات کا انتظار کیا جائے یا اس سے قبل؟ آپ 2023 کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, لیکن اس سے ملک کی جو یہ تباہی بڑھتی جائے گی. ملک مینیجیبل نہیں ہے. اگر یہ حکومت آج بھی قائم ہے, بیساکھیوں کے سہارے ہے, اگر 2023 تک رہی تو بیساکھی کی کوشش سے ہی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیساکھیاں بھی شاید اب کام نہ دے سکیں. اب کام نہ دے سکیں کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. اور یہ اس کے پیچھے آپ کا تجزیہ, آپ کی نظر کیا کہتی ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ملک کے معاشی حالات ملک کے معاشی حالات ہیں, ملک کے سیاسی حالات ہیں, ملک کے خارجہ حالات ہیں. ہر لحاظ سے ہمارا ملک زوال پذیر ہے. آپ ملک کا موازنہ کر لیں نا, ہم اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. 2018 میں ہمارا ملک کہاں پر تھا, آج کہاں پر ہے. 318 ارب کی جی ڈی پی تھی, یہ اگر گرو کرتی آج آپ 380 ارب سے اوپر ہوتے. آج آپ 280 ارب پہ, یعنی ہر پاکستانی آج تقریباً 40% غریب ہے, زیادہ غریب ہے. ہم نے جو ملک کے ساتھ ظلم کیا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اسی میں منی بجٹ بھی آ رہا ہے. اپوزیشن رکوانے میں کامیاب ہو جائے گی منی بجٹ؟ کیسے کامیاب ہوگی؟
क्योंकि शहबाज शरीफ ने मैं बैसाखी हटा दें बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। हाँ मैं सीधी बात सर, ये तो एक प्रोपोजिशन है ना, नहीं प्रोपोजिशन ये नहीं एक पैगाम है। देखिए हुकूमत अपनी अददी बरतरी पे रहती है जी। जब टेलीफोन जाते हैं इत्तेहादियों को, जब टेलीफोन जाते हैं मेंबरान को जो नहीं आना चाहते, जो समझते हैं कि हमारी सियासत खत्म हो चुकी है इस जमात के साथ, अगर हम ये रहे तो हल्के में जाने के काबिल नहीं है, इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है, तो फिर वो लोग नहीं साथ देते। लेकिन ये जो आपका इल्जाम है, जो आपका बयान है कि एस्टैब्लिशमेंट की बेसाखियां अभी भी बरकरार हैं, तो फिर आप किस तरह समझते हैं कि वो किस तरह हटेंगी, क्यों मजबूर होंगे, क्या चीज हालात मजबूर करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, हाइब्रिड निजाम बनाया गया, वो नाकाम हो चुका है। अब आप एक मुल्क की अवाम को, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस मुल्क की अवाम को राय का हक दे दें। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। एक फार्मूला सर ये भी प्रेजेंट किया जा रहा है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है मेरा ख्याल है, क्योंकि आपकी तबीयत नासाजी के बावजूद आज आपने एक फार्मूला सर ये प्रेजेंट है, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी भी बड़े फार्मूला की बात कर रहे हैं, साबिक सदर साहब। एक फार्मूला ये है कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, बैसाखियां हटने की जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई इंटरिम सेटअप दिया जाए फ्रॉम विद इन द पार्लियामेंट, और वो फिर 6 महीने में कोई इलेक्शन करवा ले। क्या ये नून लीग को काबिल कौन सी कबूल होगा? आएंगे 6 महीने में कौन से मौजूदात आएंगे? क्या ये कोई फार्मूला काबिल कबूल है? ऐसी हमने ना बात सुनी है ना काबिल कबूल है, ये बात काबिल कबूल नहीं है। ये आप लोग मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इमीडिएटली ये मेरी राय है। मैं आपको बताया बहुत दफा कि मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी नहीं कर रहा यहाँ पर। सर, आपने बुलाया है एक शख्स के तौर पर, तो एक शख्स। सर, मैं आपको साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर नायब सदर की हैसियत से अगर सवाल करूं कि नून लीग के लिए काबिल कबूल फार्मूला क्या है, ये मैं जमात से मुशावरत करके आपको बताऊंगा। इसका जवाब ये है। सर, आज आप कहीं से पकड़ाई नहीं दे रहे, आज आप बहुत जबरदस्त किस्म के जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सर कोई ना कोई सोच नहीं, ये नहीं है, ये हमारी जमात में ये चीज काबिल कबूल नहीं है इस वक्त इमीडिएटली तहरीक। इसका मकसद कोई नहीं, जिस चीज का मकसद ना हो, आप एक निजाम नाकाम हो गया है, एक पार्लियामान नाकाम हो चुकी है, आप उसमें आकर हिस्सा बन के क्या करेंगे? कौन से मौजूदात आ जाएंगे? आप अदम एतमाद हो, नए इलेक्शन में जाएं। लेकिन अभी आपने फरमाया कुछ देर पहले कि अदम एतमाद इस गैर आईनी निजाम में कामयाब नहीं हो सकती। जी, मैं बोल बैसाखी हटेगी तो अदम एतमाद होगा। और आपको लगता है कि हालात उस नहज पे आ गए हैं, या महंगाई मार्च उस नहज पे हालात को ले आएगा कि एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियां हट जाए? ये एस्टैब्लिशमेंट की असेसमेंट है, मुश्किल असेसमेंट नहीं है। मुल्क के हालात वो भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखती हैं। मुल्क तो नहीं चल रहा, तो अगले 15-16 महीने में कौन से मौजूदा आएगा कि मुल्क चल पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन लास्ट क्वेश्चन, आज कौमी इस्लामती पॉलिसी का जो है, पहली कौमी इस्लामती पॉलिसी, उसका ऐलान किया गया है, काबीना मंजूरी दे देगी। आप डिमांड करेंगे कि पार्लियामान में कम से कम लाया जाए इस कौमी क्या जरूरत है पार्लियामान में लाने की? या पार्लियामान में पहले कौन सी चीज लाई गई है? कौमी सलामती पॉलिसी होती है? ये कौमी सलामती पॉलिसी है जी। पार्लियामान इसलिए होती है कि वहाँ मुल्क की पॉलिसी लाई जाए। यहाँ आप मायदे करते हैं, तशद्दुद होता है, 30 एहलकार पुलिस के भी और आम शहरी शहीद हो जाते हैं। आप मायदा करते हैं, किसी को पता नहीं है। IMF से मायदा करते हैं, किसी को पता नहीं है। अमेरिका से मायदे करते हैं, पता नहीं है। यहाँ पर आप जाकर मुख्तलिफ ममालिक से बात करते हैं, कोई पता नहीं है क्या बात की है। अब कौमी सलामती पॉलिसी है, किसी को पता नहीं है क्या कौमी सलामती पॉलिसी है। कौमी सलामती है क्या, पहले ये डिफाइन कर दें। कौमी सलामती मईशत है, जिस मुल्क की मईशत ना हो वहाँ कोई कौमी सलामती नहीं रहती। सर, आज अपोजिशन की तरफ से भी डिमांड सामने नहीं आई, बावजूद इसके कि पार्लियामान का आज सेशन चल रहा था, लेकिन वहाँ से डिमांड सामने नहीं आई कि डिमांड आ जाएगी, कल आ जाएगी, पार्लियामान में आ जाएगी। पार्लियामान तो चलती नहीं है, कल तो वैसे भी काबीना से पार्लियामान तो मफलूज है ना, पार्लियामान तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू वेरी मच। बावजूद इसके कि आपकी तबीयत नासाज थी, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से खुसूसी गुफ्तगू, उनका खुसूसी इंटरव्यू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद सवालात रखेंगे हुकूमत वक्त के सामने। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेट्स कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ मजीद सवालात अब रखेंगे हुकूमत वक्त के सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, खासतौर पर नवाज शरीफ की वापसी। हुकूमत को क्या इसमें कोई सरप्राइज मिलने वाला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एकदम से बड़ी गेम में इन हो गई है, सो वो हुकूमत के लिए कितना खतरा है, ये भी सवाल करेंगे। एंड लास्टली, मिनी बजट सेशन इस वक्त चल रहा है पार्लियामान का, सो मिनी बजट अगर हुकूमत ले आती है और पास करवा लेती है तो उसके बाद हुकूमत के लिए
पॉलिटिकली एंड इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू पे सरवाइव करना कितना मुश्किल हो सकता है, इन सब सवालात के जवाब लेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं जनाब आलिया हमजा मलिक साहिबा, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आलिया साहिबा, नवाज शरीफ की वापसी की जो है बातें एक दफ़ा फिर गर्म और सरगर्म हो गई हैं। हुकूमतों को सरप्राइज मिलने वाला है, सो मच सो कि प्राइम मिनिस्टर सब भी बोलने पे मजबूर हो गए नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है, खतरा है हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गरीदा मैं इतना सिर्फ कहूंगी कि वो जो इनकलाब आना था ना, वो कोई लंदन के होम डिपार्टमेंट से होता हुआ सीधा वीजा की मनसूखी के बाद जो है ना वो लैंड करेगा लाहौर या इस्लामाबाद में। ये वही इनकलाब है जो आपको पता है कि 2016 में ये कहते थे कि जी पानामा तो कोई लेकर आया है, और फिर जब पानामा का बेंच बना था तो इन्होंने सुरखरू होना था। बाद में जब इन्हें सजा हो गई थी तो आपको याद है ये एक चला था मुझे क्यों निकाला, तो ये मुझे क्यों निकाला का सेकंड एपिसोड है एक तो। फिर 2017 के अंदर भी आपको याद है कि यहाँ पर क्या हुआ, और फिर जब आपको याद है कि प्लेटलेट्स का ड्रामा हुआ था, वो जो ऊपर नीचे होते थे इनके और जो स्टॉक मार्केट की तरह होते थे, तो तब कहा जाता था जालिमों इन्हें बीमारी के बहाने बाहर क्यों नहीं जाने देते, और जब बाहर जाने दे दिया तो फिर हमें ये कहा जाता था कि इनको जाने कैसे दे दिया। और फिर पूरा एक साल गुजर गया और वहां पर ये कहा गया कि कोरोना की वजह से इनकी सर्जरीज नहीं हो सकी और इनकी बीमारी का इलाज नहीं हो सका। और पिछले साल मरियम बीबी की स्टेटमेंट पे आपको याद करा दूं, उन्होंने हाई कोर्ट के कि उन्होंने कहा कि जी अगर मुझे ये जमानत दें उनकी जान की और इंसाफ की तो मैं आज नवाज शरीफ को बुला लेती हूं। और अब ये क्या कह रहे हैं, शेर आया शेर आया। तो वो जो शेर आना था ना, वो जो इनकलाब आना था, अब उसे हम वीजा मनसूखी कहें, पासपोर्ट मनसूखी कहें, तजदीदे पासपोर्ट कहें, कौन से इनकलाब को इसका नाम दे। और आपको याद है आपके एक साथी एंकर ने ये कॉलम लिखा था, नवाज शरीफ ने सर पे कफन बांध लिया है, वो खतरनाक हो गया, वो किसी को NRO नहीं देगा। आज माशाल्लाह वही लोग कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह मियां साहब की एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई। वही जो नून लीग जो नारा लगाती थी कि जी हम तो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत खत्म करेंगे, आज वो निजी महफिलों में बड़े उससे कह रहे हैं स्क्रिप्ट तैयार हो गया, मियां साहब नहीं मान रहे। ये इनकी दोगली पॉलिसी है, सबको पता है कि ये जो है ये पाव पड़े हुए थे, होम डिपार्टमेंट के अपील में चले गए, ये पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते थे। और इनका इनकलाब उतना ही है कि जब एक दफा इनका वीजा रिजेक्शन होगा, जो जैसे आपके सामने मलिक रियाज साहब का और उनके बेटे का जो है, ये पूरे केस वही आ रहे हैं, क्योंकि इनका सारा वो जो ड्रामा था ना जो शमीम साहब वाला और प्लस ये जो ऑडियो वीडियोस का अहमद दुरानी वाला गेम था, ये सारा एक्सपोज हो चुका है। और अब आप ये देख लें कि यहां तक पता चल चुका है कि वही जो अरशद मलिक साहब को घर बुलाकर जाती उम्रा बुलाकर रिश्वतें देते थे, या कभी मक्का मदीना में 27 रमजान को बैठकर उनको ये जो है ऑडियो वीडियो से ब्लैकमेल करते थे, अब सेम इन्होंने राना शमीम को, हुसैन नवाज के और अपने ऑफिस में बुलाकर वो एफिडेविट भी नोटराइज। अच्छा, लेकिन क्विकली मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। वो खैर उसमें दूसरा वो चार्ल्स कथरी की जो है वो दूसरी स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है कि राना शमीम अकेले आए थे, लेकिन बहरहाल इस मामले का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि हुकूमत क्यों परेशान है? आप लोग तो खुद बार बार कहते थे नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आना चाहिए, इलाज नहीं करवा रहे, वहां पे कोई बिला वजह का बहाना करके बैठे हैं। अब जब खबरें आ रही हैं तो आप लोग परेशान क्यों होंगे उनकी वापसी से? अच्छा गरीदा, एक तो पहली बात है हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है, हम तो नहीं है हुकूमत परेशान बिल्कुल नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी से। देखिए मेरी एक बात सुने, ये कौन सा टार्जन वापस आ रहा है, ये कौन सा, देखिए वो एक भगोड़ा मुजरिम है। हमने तो यहां तक कहा था वो आए सही, इनके वो जो पटवारी हैं उन्हें बिरयानी कीमे वाले नान हम खुद देंगे, हम शहबाज शरीफ साहब की तरह माल रोड पर घूमेंगे नहीं, रेंट अ क्राउड भी हम इन्हें देंगे, वो आए सही, आकर अपनी जो है जेल में अपनी बाकी जिंदगी गुजारे। परेशान तो पटवारियों, लेकिन अगर वाकई कोई डील हो गई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून की या नवाज शरीफ की वापसी के बाद, जाहिर है वापस वो तभी आएंगे ना जब उनके लिए हालात साजगार होंगे। तो उसके बावजूद अगर कोई ऐसी मुमकिन डील हो जाती है या हो गई है तो उसके बावजूद आप नहीं समझते हुकूमत के लिए खतरा होगा? अच्छा, अब मेरा यही सवाल है, क्या ये वही जमात है जो कहती थी हमने वोट को इज्जत देनी है? क्या ये वही जमात है जो जीटी रोड पे नून से सवाल करें ना? मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर उनकी डील हो गई मेरी एक बात तो उसके बावजूद पीटीआई गवर्नमेंट के लिए खतरा नहीं होगा। मैं आज देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि वो एस्टैब्लिशमेंट इनको बहुत अच्छी तरह पहचानती है। एस्टैब्लिशमेंट वही थी, मैं याद करा देती हूँ, जनरल जिलानी ने ना वेटर का पगड़ी इनके सर पर रखकर जिस तरह से इनके चक्कर लगवाए थे और जिस तरह के ये काम करते रहे ना, उन्हें भी बड़ी तरह
ठीक। पता चल चुका है। गुजरांवाला का देख लें आप जलसा, जिस तरह से इन्होंने जनरल फैज का नाम लिया था, जनरल बाजवा का नाम लिया था, लाहौर का जलसा देख लें। क्या वो डॉन लीक्स को तो वो माफ कर चुके थे, लेकिन क्या वो इस बात को माफ कर सकेंगे कि उन्हीं का जो ISI का जनरल था उसका नाम इनकी पिटिशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और ये फौज को किस तरह से मलाइन करते रहे और एस्टेब्लिशमेंट को ये किस तरह से ये इंटरेस्टिंग पॉइंट इफ्तिखार अहमद साहब, यही पॉइंट लेके सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या आ सकते हैं अनकरीब? क्यों नहीं आ सकते? ये पिटीशन जो दाखिल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, उसके कुछ नताइज तो निकलेंगे, तो इसमें हैरानगी की बात क्या? वो तो ताहियात ना अहली के खात्मे के हवाले से है, लेकिन अभी तो सजा बाकी है नवाज शरीफ की। कैसे आप 62 के तहत आप किसी को ताहियात नाइल कैसे करार दे सकते हैं? वो तो इलेक्शन कमीशन की जुरिडिक्शन है। तो इन सारी बातों का जवाब मिल जाएगा, एक पिटीशन का इंतजार कर लें बस। लेकिन इफ्तिखार साहब, अभी तो सजा बाकी है नवाज शरीफ साहब की, अभी तो जेल की सजा बाकी है ना भाई। उसने कब कहा कि मैं सुबह आ रहा हूँ? इजी लर्निंग टुमारो? यही मैं सवाल आपसे कर रही हूँ कि आपको लगता है कि नवाज शरीफ आ सकते हैं वापस, और कब तक आ सकते हैं वापस? ये सारी कहानियां आप लोगों की, और ये जो आपके साथ एक बैठे हुए हैं मेंबर है, पता नहीं क्या है, इनकी कहानी है। इनकी ये सब फीले इनके छोड़े हुए हैं। मसला ये है कि देयर विल बी ए पिटीशन, देयर विल बी ए पिटीशन फाइल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन उसकी तरफ से, जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ को शायद फायदा ना हो, उसके साथ एक और आदमी को भी फायदा होगा, जिसको हमेशा के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहांगीर खान तरीन, और इन्हीं पार्टी का था, अभी भी इनकी पार्टी में है मौजूद क्या था। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, लेट द कोर्ट डिसाइड इट। और वो कैसे गए और क्यों गए, ये मैं सवाल मेरा ख्याल ही रेलिवेंट है। वो चले गए, इनको पता था वो जा रहे हैं, जो इनको लेके आए बकौल इनके, उन्होंने उसको बाहर भेजा। तो इस डिबेट में फजूल में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन इफ्तिखार साहब, आप माशाल्लाह सहाफत का एक बड़ा सीनियर नाम है, सहाफत के और सियासत के तालिब इल्म होने के नाते आपको इन सब चीजों के पीछे कुछ होता हुआ आपको बैकग्राउंड में कोई गड़बड़ नजर नहीं आती, महसूस नहीं होती? खरीदा बैकग्राउंड ये है कि इक्तिसादी तौर पे बुरी तरह फंस गए सारे, मैं लफ्ज़ सारे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रास्ता नहीं निकल रहा। और अगर ये कल बजट देंगे, मिनी बजट जनवरी में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में फिर एक बजट इनको देना पड़ेगा। जो ये मिनी बजट देंगे, इसके जो असरात होंगे पूरी की पूरी इकोनॉमी पर, वो तो किसी की तरफ जाएंगे चीजों को लेके। तो गवर्नेंस के इश्यूज बहुत संगीन होते जा रहे हैं। अब इन चीजों में दो रास्ते हैं। एक तो खुद फैसला कर ले रूलिंग पार्टी कि वो अगली इलेक्शन में जाना चाहती है, या फिर ये सूरत जो हम जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो उसका सूरत पैदा हो सकती है। वो तो खैर पता नहीं पिटीशन का फैसला क्या होगा। आज जो जलसा एक हुआ है, उसमें जो बातें की गई वो तो पाकिस्तान में है ना, दे आर नॉट इन इंग्लैंड। और ना ही वो किसी को बकौल इनके किसी को बेवकूफ बना के गए हैं। वो है, आज उन्होंने खड़े होकर बातें की हैं वहां पे अपना नोडेरो में। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, हम आके इस सारे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं हम। तो इलेक्शंस तो बहरहाल कहीं होने हैं, डिपेंड करेगा अगर कॉल्ड बाय द पीटीआई अर्ली, वेल, अदरवाइज सिचुएशन विल गो। क्योंकि जो इक्तिसादी सूरत है ये किसी के बस की बात नजर नहीं आ रही, ना ये पीपल्स पार्टी के बस में होगी, न पीएमएलएन के बस में, न पीटीआई के बस में। ठीक लेकिन क्या इस सूरत में एस्टेब्लिशमेंट को बहुत खतरा है, क्योंकि उनका भी सब कुछ जो है वो पैसे और दौलत की बिना पे चलता है, ऐसे नहीं चलता। एक पुअर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो डिफॉल्ट की तरफ चल रही हो, उसको रोकना है डिफॉल्ट से। ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत से अहम सवालात खड़े हो गए हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपनी हुकूमत का खात्मा अर्ली इलेक्शंस के जरिए कर सकती है, मुद्दत से पहले, आईनी मुद्दत से पहले? लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले, या आलिया साहिबा ब्रेक ले लें, फिर वापस आके मिनी बजट का सवाल करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। आलिया, हमजा, मालिक साहिबा और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तर्जकार इफ्तिखार अहमद साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी सरकर्दा रहनुमा तर्जुमान MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा मलिक साहिबा। मिनी बजट कब लेके आ रही गवर्नमेंट? आलिया गरीदा में सिर्फ इफ्तिखार साहब की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। मिनी बजट कब ला रहे हैं? मैं बिल्कुल आ रही हूँ। इन्होंने कहा इक्तिसादी तौर पर फंस गए। इक्तिसादी तौर पर फंसना मैं बता दूं क्या था। 22 अरब डॉलर का डिफिसिट था, 7 अरब डॉलर के रिजर्व रह गए थे। डेढ़ महीने के बाद हुकूमत दिवालिया हो रही थी, एक्सपोर्ट्स आपके कम हो रहे थे। सर एक सेकेंड, नहीं बहस की बात ही नहीं हो रही है, बात फैक्ट्स पे हो रही है। फैक्ट्स के ऊपर ही बात करें। बात इतनी अगर इतनी इक्तिसादी हालात उनके अच्छे थे ना सर, तो हमें देखने चाहिए थे। बिल्कुल नहीं, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट्स के साथ बताने की इजाजत है। मिली है, ये चीनी की कीमत आपको विरासत में मिली है, ये महंगाई आपको विरासत में मिली है। ना करें ये बात, एक सेकंड इफ्तिखार साहब एक सेकंड, आप अपनी बारी पर जो मर्जी बात कीजिएगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर डिफरेंट दैन, देखिए बात सिर्फ वो है ना, या तो इकोनॉमी की बात कर लें या आप दूसरी चीज की बात कर लें। जब आप इक्तिसादी हालात की बात करते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। आज आप देखिए आपके एक्सपोर्ट्स कहां पर चल रहे हैं, आज आप देखिए एक्सपोर्ट कहां पे चल रही हैं, आपके एक्सपोर्ट्स कहां पे चल रहे हैं, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप तो बता देना। देखिए मेरी एक बात सुने, इस वक्त हम जो करें, अगर हम कुछ इंपोर्ट करें तो हम वैल्यू एडिशंस के लिए कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल वैल्यू एडिशंस में जा रहे हैं। आईटी, आज तक आईटी की वो ग्रोथ नहीं हुई थी, 39% आईटी की ग्रोथ। सर एक सेकंड हौसले से सुन ले, सारी बातें आपकी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, फिक्र ना करें। हम क्यों नहीं, देखिए मेरी एक बात सुन ले, खराबी क्या आप चैलेंज कर लेना, आप चैलेंज कर ले कि पूरी दुनिया में टेक्सटाइल डाउन जा रही है, बांग्लादेश और इंडिया में, पाकिस्तान में अब जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर ग्रोथ कम जा रही है। आलिया साहिबा मेरे सवाल का जवाब दे दें। देखिए आलिया साहिबा मैं इसीलिए मेरे सवाल का जवाब दे दें। आलिया साहिबा आपका, मैं सिर्फ एक सेकंड करिए, मेरे सवाल का जवाब दे देना। आज तक LSM नहीं आ रहा था, आप LSM आलिया साहिबा मेरे सवाल का जवाब दे दें। मिनी बजट कब ला रहे हैं? देख लें, देखिए मिनी बजट आ रहे हैं वेडनेसडे तक इंशाल्लाह ताला, इसी बुध को, परसों। देखिए इंट्रोड्यूस हम कराएंगे, उसके बाद जो उसका एक वे है वो चला जाएगा डिबेट के लिए, सेनेट में और नेशनल असेंबली में होगा, सबके सामने हर चीज आ जाएगी। हम एक मिनी बजट आप पास करवा लेंगे। एक बात सुने, मिनी बजट भी पास होगा और ये जो एक मिथ क्रिएट, देखिए एक सेकंड गरीदा, ये जो मिथ क्रिएट की जा रही है कि पता नहीं टैक्सेस कितने बढ़ जाएंगे, पता नहीं किस चीज का तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना करें कि हमें लगता था हमने कहीं पर टैरिफ के अंदर रिलैक्सेशन दी थी, हम उस टैरिफ की रिलैक्सेशन को कम कर रहे हैं। मतलब हमें तो टैक्सेस ज्यादा इसलिए लगाने चाहिए थे कि हमें अपना टैक्स का रेवेन्यू पूरा करना था, हम अपने टैक्स टारगेट से ज्यादा जा रहे हैं। यही बात तो मैं कह रही हूं, जब ये कह रहे हैं कि उनको भी जरूरत है पैसे की अपने इस्टेब्लिशमेंट को भी चलाने के लिए, तो हम ये बात क्यों नहीं करें कि हम तो टैक्स ज्यादा इकट्ठा करें। ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे तो हम सूबों को भी ज्यादा दे सकेंगे, अपनी दिफाई सलाहियत को भी बढ़ा सकेंगे और अवाम को भी रिलीफ दे सकेंगे। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे दें, मेरे सवाल का जवाब दे दें। मिनी बजट आप पास करवा लेंगे, आपके पास नंबर मौजूद है, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कैसे जीतेंगे आप? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे इलेक्शन से ज्यादा आप ये देख लें कि KPK के अंदर पॉपुलर पार्टी PTI है। कहां पॉपुलर पार्टी PTI है? सबसे ज्यादा वोट JUI फे को पड़े हैं, कमाल कर रहे हैं आलिया साहिबा। वोट नहीं, उन्होंने सीट्स ज्यादा ली हैं, तो इसका मतलब है कि वोट भी ज्यादा पड़े। आप काउंट कर लें, आप मेरे सामने काउंट निकाल लें, वोट भी JUI फे को सबसे ज्यादा पड़े। एग्जैक्ट काउंट बता देती हूँ, 52 अजला के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल तरीन जमात है। अगर हमारी पार्टी के 4 बंदे, 52 अजला कहां, 17 अजला में इलेक्शन हुए हैं, 17 अजला के 54 जो उधर आए हैं चेयरमैन के, उसके इलेक्शन के जो वोट आया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। JUIF की 20 सीटें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 16 सीटें हैं, PMLN की 3 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की 1 सीट है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि पार्टियां वाइप आउट। अच्छा अगर सबसे पॉपुलर पार्टी आप ही हैं, तो फिर KP का तंजीमी ढांचा आप लोगों ने खत्म क्यों कर दिया? पूरे मुल्क का तंजीमी ढांचा क्यों खत्म कर दिया? इमरान खान साहब परेशान क्यों हो गए, घबराने क्यों लग गए? देखिए घबराने की जरूरत ये नहीं है। इस पार्टी को यही कहा जाता था हमें तो टिकट, हमें तो लोग नहीं मिलेंगे, हमारे एक
ایک ایک سیٹ کے اوپر 4 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, کنسنسس کرا کے ان کینڈیڈیٹس کا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا اور وہ اس ساری پوری پی ڈی ایم کا مقابلہ کرے گا. بالکل فکر نہ کریں, سیکنڈ فیز سے ہم نہیں بھاگ رہے, پھر بھی پی ایم ایل این بھاگ رہی ہے. ہم تو یہ چاہتے تھے, یہ بڑی بڑی جمہوری پارٹیاں ہیں. دوسری بات انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر کہی تھی, تو مجھے یہ بتا دیں, مقبرے کی سیاست, کفن کی سیاست کرنے والی پارٹی آ کر ہمیں سکھائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ ملک کا کیا حال کر کے گئے, 35 سال سے باریاں لے گئے, لوٹ کر لے گئے ہیں اس ملک کو, اور 3 سال آنے والی گورنمنٹ کے اوپر یہاں پر بیٹھے لوگ کمنٹ کریں. یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ پہلے وہ آئے اپنے نام کے اوپر, مطلب ان کے اپنے کریڈینشیلز ہیں. مجھے افتخار صاحب سے سوال کرنے دیں, بلاول بھٹو کے کیا کریڈینشیلز, مجھے افتخار صاحب سے سوال کرنے دیں. کوئی ویٹر کی بھی نوکری نہ دے اگر ان کی موروثیت نہ ہو. افتخار احمد صاحب ایک تو جواب دیجئے گا. افتخار صاحب میرا سوال بھی لے لیں, ایک تو جواب دیجئے گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے اس ساری صورتحال میں؟ افتخار صاحب. بالکل اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی اور کرنا چاہیے, میری خواہش ہے. لیکن آنے والے کل کو کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. لیکن ان سے اتنی گزارش کیجیے گا کہ جب ان سے سوال کیا جائے کہ راول پنڈی کدھر ہے, تو صرف راول پنڈی کا رستے پہ بات کیا کریں. یہ جو 5-6 شہروں کا اور رستہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں نا ڈیبیٹ میں, اس سے ساری ڈیبیٹ الجھ جاتی ہے. آج کی ڈیبیٹ یہ تھی کہ منی بجٹ آ رہا ہے, انہوں نے تسلیم کر لیا آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ منی بجٹ آنے سے کوئی نقصان کسی کو نہیں ہوگا. بہت اچھی بات ہے, یہ منی بجٹ آ جائے گا, پتہ لگ جائے گا کہ نقصان ہوا نہیں ہے, تو ختم. اتنی بات ہے, جب کسی کو نقصان نہیں ہوگا, مہنگائی منی بجٹ کے بعد بڑھے گی نہیں, حالات بہت اچھے ہو جائیں گے, تو صاف ظاہر ہے کہ ان کا ٹینیور تو پورا ہوگا. اور میں ذاتی طور پہ اس چیز کا حامی ہوں ایز اے ڈیموکریٹ کہ ان کو ٹینیور پورا کرنا چاہیے. کیونکہ جو یہ مثال ابھی دے رہے تھے نا, کسی جگہ پہ کوئی لوکل باڈیز کے الیکشن کی جو مثال دے رہے تھے, ان کو ایسی بہت ساری مثالیں ابھی گزرنی چاہیے تاکہ پھر الیکشن ہو اس ملک میں. میں تو خود اس چیز کا حامی ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب. علی صاحبہ لاسٹ کمنٹ آپ کا. دیکھیں میں صرف اتنی بات کروں گی, بالکل افتخار صاحب کی بات کروں گی. ہم بات کرتے ہیں اکنامک انڈیکیٹرز کی, اور ہمیں یہاں پر کیا کہا جاتا ہے, مہنگائی کا کیا ہوا. اکانومی از ڈفرینٹ, مہنگائی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. آج یہ کیوں نہیں بات کی جاتی چینی کی پرائس سٹیبل ہو چکی ہے, آج یہ کیوں نہیں بات کی جاتی کہ آٹے کی پرائس سٹیبل ہو چکی ہے, مل رہا ہے یہاں پر. جب بات ہوتی ہے ہم یہ کیوں بات نہیں کرتے کہ ہم سارا ڈیٹا نکال کر آج یہ بات کریں کہ آج بمپر کراپس ہو رہی ہے. ایک چیز جو ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی میں تھے, آج ہم دوبارہ سے سیلف سفیشینٹ میں جا رہے ہیں. ملک کو سیلف سفیشینٹ 3 سال کے بعد. عالیہ صاحبہ ایک لاسٹ نوٹ پہ پروگرام ختم کرنا چاہوں گی. چیزیں اتنی اچھی ہوتی تو آج بھی اس وقت فوڈ انفلیشن, مہنگائی کی صورتحال 12% کو نہ چھو رہی ہوتی. اس پہ آپ سے ایک اور پروگرام کر لیں گے, منی بجٹ آنے والا ہے پرسوں, آپ کا پروگرام کر لیں گے اس پہ. بہت بہت شکریہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, افتخار احمد صاحب. آج سے انشاءاللہ ٹمورو. اللہ حافظ.